लेकिन कांवड़ यात्रा के इस पावन महीने के शुरुआत से पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर और कांवड़ यात्रा में किए गए इंतजामों को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, दर्शकों, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट वाले आदेश के बाद से विवाद किया जा रहा है। कांवड़ के रूट पर क्या आदेश दिया गया, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, सबसे पहले आपको वो दिखाते। तस्वीर लेकर आइए किस तरह से दुकानों के नाम बदले जा रहे हैं। सादिक होटल इस तरह से नाम लिखा जा रहा है। जो पहले शीतल होटल हुआ करता था वो अब सादिक होटल में तब्दील हो गया। यह आदेश के बाद हुआ है, जब यह आदेश दिया गया कि कांवड़ की यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटल्स को, दुकानदारों को, फल विक्रेताओं को अपने ढाबे का नाम जो है वो अपने एक्चुअल नाम पर बताना होगा या फिर प्रोप्राइटरशिप बतानी होगी। इसी तरह देखिए, इफ्तिकार ढाबा, एक और ढाबे का नाम जिस तरह से बदल गया। ये जो है वो स्टार ढाबे के नाम से जाना जाता था, स्टार भोजनालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम है इफ्तिकार ढाबा। स्टार ढाबा नहीं या स्टार भोजनालय नहीं। यह जरूरी क्यों है, इसका इंपैक्ट कितना है, यह बाद में पता चलेगा, लेकिन जरूरी क्यों है इस पर चर्चा की जा सकती है और आज इसी बात पर इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, पहले इस रूट पर ऐसे तमाम रेस्टोरेंट से, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें आप देखिए। सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, पहले संगम नाम था, जो अब पहले संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय था, अब सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो गया है। कई जगहों पर कॉमन नाम इस्तेमाल में लाया जा रहा था, स्टार, नीलम या फिर कुछ और, लेकिन सभी ढाबों के मालिक मुसलमान थे। ऐसे ही देखिए, इस रूट पर फल के ठेले वाले भी सरकारी आदेश के बाद से अपने नाम का प्लेट लगाकर ही अपना कारोबार कर रहे हैं। क्या बुराई है इसमें? अपना नाम सच बताने में क्या बुराई है? अलबत्ता तो अपना नाम छिपाकर, गलत नाम बताकर कारोबार करने में बुराई है। जिन लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया है, तो योगी सरकार की पुलिस खुद ही इसका समाधान कर रही है और उनके ठेलों पर उनके नेम प्लेट चस्पा कर रही है। इस आदेश के बाद बहुत से लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ, लेकिन यहां यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यह आदेश हर किसी के लिए है। इसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यापारी हो। जो इस रूट पर दुकान लगा रहा है उसे अपना नाम बताना होगा, लेकिन जताया तो ऐसे जा रहा है कि केवल ये समुदाय विशेष के लिए किया गया हो, केवल मुसलमानों के लिए आदेश दिया गया हो। इस आदेश में केवल पहचान बताने को लेकर आदेश दिया गया है। क्या बुराई है पहचान बताने में? कोई अपनी पहचान छुपाएगा क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। ना तो किसी से दुकान को बंद करने को कहा गया है, ना ही किसी को कारोबार न करने की सलाह दी गई, और ना ही किसी से कहा गया है कि आप सामान मत लीजिए, और ना ही एडवाइजरी जारी की गई कि आप फला दुकान से सामान लीजिए और फलाने से मत लीजिए। लेकिन इसके बाद से ऐसा तुष्टीकरण का माहौल बनाया जा रहा है जैसे इस देश में लोकतंत्र, संविधान, सेकुलरिज्म सब खतरे में आ गया हो। हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इस देश में हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर इस देश की कितनी बड़ी इकोनॉमी जो है वो चलती है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर, हलाल अर्थव्यवस्था के नाम पर, उस पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, इंतजार कीजिएगा। लेकिन कांवड़ यात्रा को समझिए, यह हिंदू धर्म के लिए आस्था का विषय है, पवित्रता का विषय है, शुचिता का विषय है, जिसमें भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए गंगा जल अपने कंधे पर लेकर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मन में श्रद्धा रखते हैं, शुद्धता रखते हैं। यात्रा पवित्र मानी जाती है, जिसके लिए काफी कड़े नियम हैं। ऐसे में कोई भी कांवड़िए का नियम टूटे ना, उसकी पवित्रता भंग ना हो, उसकी शुचिता की पारदर्शिता बनी रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, इसलिए सरकार ने आदेश जारी किया, जिसकी मांग अब मध्य प्रदेश में भी होने लगी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इस नियम को अपने प्रदेश में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों के लिए लागू कर दिया है। साल 1967 में एक फिल्म आई मिलन, जिसमें गाना था सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नेम प्लेट पर आई योगी सरकार के फरमान के बाद शोर खूब मच रहा है। सियासी हांडी भी चढ़ गई है और वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनेता इस बयान के मायने भी खूब निकाल रहे हैं।
इन सब के बीच सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में। पहला मुजफ्फरनगर और दूसरा सहारनपुर। सहारनपुर में अब शीतल ढाबा का नाम और पहचान दोनों बदल गई है। नई पहचान है सादिक ढाबा। सादिक ढाबे की तरह ही अब स्टार भोजनालय भी इफ्तिकार भोजनालय बन गया है। बिल्कुल इसी तरह ही अब जो कभी संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हुआ करता था, उसकी नई पहचान है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। अब निसार की फल की दुकान पर भी नेम प्लेट है। आरिफ भी अपनी दुकान पर नाम लिखकर फल बेच रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सभी ढाबे, फल विक्रेता, दुकानदार, भोजनालय सबको अपने प्रोपराइटर का नाम दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य है। अब सावन के महीने से पहले इस तरह के बदलाव ने शोर मचा दिया। अब ये शोर का असर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी ढाबों को अपने ढाबे पर अपना नाम लिखना जरूरी होगा। वैसे तो ये आदेश पहले से ही भारतीय कानून में लिखा हुआ। साल 2006 और 2011 में यूपीए सरकार भी ऐसा कानून ला चुकी है, और यूपी में भी योगी सरकार से पहले ही सरकारें ये प्रैक्टिस कर चुकी है। ये कोई नया आदेश नहीं लगता है, लेकिन आदेश के आने के बाद से राजनीति का नया चश्मा बुलंद किया जाने लगा है। कहा गया कि आदेश समाज के बंटवारे वाला है, आदेश एक समुदाय विशेष के खिलाफ है, आदेश आर्थिक बहिष्कार की साजिश का हिस्सा है, आदेश आस्था पर हो रही राजनीति से प्रेरित है। गेहूं की बालियां से पूछोगे कि हिंदू के हो कि मुसलमान के हो, ये जो सेब या आम या जो फल रास्ते में बिकते हैं वो सलमान का ये समरेश के खेत से निकल करके आया, उसके पेड़ से। ये जो पानी की टंकियों का केयरटेकर है कौन है? उस्मान है या उमेश है? कहां ले जा रहे हैं इस देश को? क्या क्या बांटोगे? गेहूं की बालियां, दूध मदर डेयरी का है, कोऑपरेटिव में डाला है वो दूध। हिंदू है या मुसलमान है? हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं, लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं, और जबकि हिंदुस्तान में बरसों से बहुत से ऐसी हिंदू फर्म्स हैं जो मुस्लिम नामों से काम कर रही हैं। एक पूरे कम्युनिटी को इस तरह आइडेंटिफाई करके उनको ह्यूमिलिएट करना, उनकी जीविका पर हमला करना, उनके अस्तित्व पर हमला करना, इतने सालों से कवरियों का रूट पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो ये एक समस्या पहले पैदा करते हैं और उस समस्या को पैदा करके वो पूरे समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये आदेश हर किसी के लिए है, इसे सरकार साफ कर चुकी है। आधार कार्ड पे भी आपका नाम होता है। आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, उसका लाइसेंस होता है, लाइसेंस पर भी नाम लिखा होता है, फर्म का नाम लिखा होता है। तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए। आप दुकान का नाम जो चाहिए रखिए, पर आपका नाम क्या है ये किसी को भी जानने का अधिकार है, एक ग्राहक के तौर पर भी, एक व्यवस्था के तौर पर भी, एक प्रशासन के तौर पर भी। इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो अनावश्यक इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। इस आदेश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक पूरे कांवड़ यात्रा रूट में दुकानदारों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ दुकानदारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं कुछ लोगों को अपनी सेल कम होने का डर सता रहा है। उन्हें क्या मतलब है इसी का नाम रखने का? वो नाम रख लेते हैं श्री राम ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, इससे क्या मतलब है? ये नहीं रखना चाहिए ना उन्हें। सिर्फ इतनी सी वजह है सरकार की, वो ना रखें, वो अपने नाम से रखें, क्या दिक्कत है इसको? किसी को पता लगे कि हम कहाँ से खा रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहीं से भी खा पी सकता है, उनका नाम पता होना चाहिए। नाम कोई भी रखें, लेकिन प्रोपराइटर में अपना नाम खोल दें तो उससे क्लियर हो जाता है। अच्छी बात है, बुराई नहीं है। इसमें अच्छा है कि जो जिसका नाम है उस अपना नाम जरूर लिखे बोर्ड पे, और हिंदू मुसलमान या इनका कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो अपनी वास्तविकता बोर्ड पे लगाए। धर्मगुरु मान रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सनातन आस्था का विषय है, यात्रा में पवित्रता ही सर्वोपरि है। ऐसे में इसकी पवित्रता की सुरक्षा के लिए यह आदेश जरूरी है। जो प्रसाद आपको पाना है वो हो सके तो पहला प्रयास ये करें अपने घर से लेके जाएं, और जब वो संभव न हो तो आप जहां खा रहे हैं ठोक बजा के समझ लें, पता कर लें
कि वो सनातनी व्यक्ति होना चाहिए, उसी का ढाबा होना चाहिए, वहीं से आपको भोजन करना चाहिए। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को। सवाल ये उठता है कि जब आदेश सभी के लिए है तो फिर विवाद किस बात का? और साथ ही सवाल उनसे भी है जिन्होंने अपने ढाबों के नाम बदले हैं। उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांवड़ के रूट पर उनको अपना नाम बदलकर व्यापार करने की जरूरत पड़ गई? कांवड़ यात्रा के रूट पर योगी सरकार के आदेश के बाद माहौल क्या है, ये जाना हमारे सहयोगी स्वाति ने। एक रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी, कोई आपको बताने के लिए आया हो किस तरह से नेम प्लेट आप लगाइए, क्योंकि अब ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है? अभी कोई नहीं, पर पासेस बने पड़े नगर निगम की तरफ से हमारे पीले वाले, वो कार्ड भी रखे हुए हैं। मैंने 20,000 रुपये लोन भी ले रखा है। जब आगे रोड से पीछे लगाओ, रोड के पीछे भी मेरी दुकान तोड़ी है, सारी सामान तोड़ा है। खरीदारी करते हैं? खरीदारी भी करते हैं, अधिक से अधिक हम कम से कम देते हैं उन्हें, लाभ होता है। हमारी सेवा और करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, सब चीज़ करते हैं, बैठा के सेवा पानी करते हैं, यहाँ बल्ली बल्ली टांगते हैं, मैं आगे सेवा करो। जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, खरीदारी करते हैं, फल लेते हैं, केले लेते हैं, तो कैसे पेमेंट करते हैं? कैसे ऑनलाइन भी करते हैं, कैश भी देते हैं। नहीं, ये सही है, जायज़ है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरे अपने इंडिया में हो जाना चाहिए कि जो ये अन्य बिरादरी के लोग हैं ना, कि ये खाने पीने में जो दिक्कत करते हैं, काफ़ी वीडियो आप देखते होंगे, तो जो भी फैसला किया है एकदम जायज़ है, अच्छा है। अभी तक तो नहीं था, पर हाँ धीरे धीरे होने लगा है। होने लगा है धीरे धीरे, यानी कि ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर होने लगा है। ये अच्छी बात है, सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि भोले के सामान कैसे ले रहे हैं। अच्छी बात है, सामान कैसे ले। अच्छा, आपको भी ये लगता है कि पूरे देश भर में लागू होना चाहिए? हाँ, ये मुजफ्फरनगर में शायद लागू हो चुका है, हमने भी देखा है। और आगे आगे बोले। इस मार्ग पर जहाँ से अभी अब आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, कितनी जगहों पर आपने देखा कि बाहर प्रॉपर नेम प्लेट लगा दी गई है? ये तो शायद अभी मुजफ्फरनगर में लागू हुआ है, और आगे आगे मुरादनगर में भी शायद देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर और मुरादनगर में कुछ जगह पर, अभी बाकी जगहों पर नहीं दिखा है। कांवड़ यात्री से अच्छा बता रहे हैं, उपयोगी बता रहे हैं, लेकिन यूपी और उत्तराखंड के नोटिफिकेशन पर हंगामा हो रहा है। अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा में तो ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। दोनों ही यात्राओं में खच्चरों का, घोड़ों का काम सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, और उनके गले में उनकी पहचान की आईडी कार्ड होती है। ऐसे में उनका अपना पहचान नाम बताने में कोई तकलीफ नहीं होती। फिर मैदानी इलाकों में कांवड़ यात्रा में यह नया दर्द कैसे शुरू हो गया है, कैसे जाग गया है, पता नहीं चलता। सनातन धर्मगुरु मानते हैं कांवड़ यात्रा पूरी तरह से आस्था का विषय है। जैसा कि अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग त्योहार हैं, उसी तरह से कांवड़ यात्रा भी है। पवित्रता और आस्था के इस त्योहार की शुचिता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए, हमें तो लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है, इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को, यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान की, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमको भय पैदा किया जाता है, और ऐसा कुछ नहीं है। केवल यही है कि हमारे जो कांवड़ यात्रा है वो अच्छी प्रकार से चले और चल करके यह पूर्ण हो, बस यही प्रयास है। मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम पता हो कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा है। कुछ उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो खाने योग्य ना हो, जिसको शास्त्रों ने वर्जित किया है, जिससे हमारी पूजा पाठ और हमारी आस्था खंडित हो। मुझे लगता है नेम प्लेट लगा रहेगा तो। देश भर में सावन के महीने में करीब 5 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। इनमें से आधे करीब 2.5 करोड़ कांवड़ी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, शामली जैसे प्रमुख जिले हैं। कांवड़ की यात्रा में यूपी में 3 प्रमुख रूट पाए जाते हैं। पहला गंगाजल पॉइंट है हरिद्वार, जहां कांवड़िए मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद होकर पहुंचते हैं। दूसरा गंगाजल पॉइंट है प्रयागराज, यहां से जल लेकर लोग बनारस में बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाते हैं। तीसरा गंगाजल पॉइंट है देवघर का, जहां गोरखपुर, देवरिया से गंगाजल लेकर कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करते हैं। योगी सरकार का आदेश पूरे प्रदेश के लिए है, लेकिन शोर सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मचाया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कांवड़ यात्रा के रूट में
पड़ने वाले जिले की मुस्लिम आबादी, और ये मुस्लिम आबादी जो लोग शोर मचा रहे हैं उनके लिए वोट बैंक है। गाजियाबाद में मुस्लिम आबादी 25% है, मेरठ में मुस्लिम आबादी 36.05% है, मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी 41.39% है। वैसे तो दुकान पर नेम प्लेट लगाना सरकारी आदेश है और कोई नया आदेश नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, 2006 और 2011 में यह आदेश केंद्र सरकार ला चुकी थी। यूपी में यह आदेश मुलायम सरकार से लेकर सभी सरकारें लाती रही हैं। फिर विवाद क्यों है? अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अचानक से खतरा आ गया लोकतंत्र पर, अचानक से बंटवारे वाली लकीर राजनेताओं को दिखने लगी, या फिर यह कहें कि यह टाइमिंग विपक्ष को सूट कर रही है तो अपनी सुविधा वाली राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम। लेकिन इन सब के बीच हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें आपने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। ये आज रिपीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बात धार्मिक आस्था की, शुद्धता की और पवित्रता की है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल रही हैं, बेशक पुरानी है, लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। तस्वीरें आपके सामने हैं। ठेले पर फल बेचने वाले इस फल विक्रेता की हरकत को देखिए, रोटी बनाते इस शेफ की हरकत को देखिए, किस तरह से रोटी बना रहा है और रोटी के ऊपर हल्का सा थूक कर फिर उसे चूल्हे में पहुंचाता है। तंदूर में रोटी सेकने से पहले की इस हरकत पर काफी हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार है, जिसके बाद सवाल उठता है कि कांवड़ यात्रा का सफर शुद्धता, पवित्रता और शुचिता का है। कांवड़िए बड़ी विश्वास के साथ मां गंगा का जल कांवड़ में उठाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, फिर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस दौरान कांवड़ बनाने के लिए बांस की पवित्र लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कांवड़ को किसी भी तरह से जमीन पर नहीं रखते। कांवड़िए नंगे पांव यात्रा करते हैं, मांसाहार का सेवन नहीं करते, स्नान किए बगैर कांवड़ को हाथ तक नहीं लगाते, कंघी, तेल, साबुन तक का इस्तेमाल यात्रा में वर्जित होता है। कच्चा खाना ही यहां पर खाना होता है, कच्चे खाने को तरजीह दी जाती है जिसमें प्याज, लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं होता। कांवड़ यात्रा में चारपाई तक पर कांवड़िए नहीं सोते हैं। अब जब इतने कठोर व्रत का पालन करके कांवड़िए जल लेकर आते हैं और उस दौरान अगर खाने की शुद्धता को लेकर या यात्रा की शुद्धता को लेकर कोई आदेश आता है तो यह गलत कैसे हो जाता है? योगी सरकार के आदेश पर हल्ला मचाने वालों को यह भी देखना चाहिए कि देश में सैकड़ों फूड चेन ऐसी है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों अपने नाम पर चलाते हैं। वो अपना नाम उजागर करके अपनी चेन को करोड़ों की प्रॉफिट का बिजनेस बना चुके हैं। लखनऊ की टुंडे कबाबी हो, करीम हो, नजीर हो, सब फेमस है, सब के सब बड़े बिजनेस चेन है। तो क्या लखनऊ में इन दुकानों पर हिंदू के लोग नहीं जाते हैं? तो क्या दिल्ली के जामा मस्जिद के पास वाली गली में हिंदू खाना नहीं खाते हैं? और अगर खाते हैं तो फिर कैसे एक आदेश से स्थान विशेष पर एक समुदाय पूरा का पूरा खतरे में आ गया? और अगर अपनी पहचान उजागर करके अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने धंधे को सफल, प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है तो फिर ऐसे आदेशों से हल्ला मचाने का मतलब क्या है? केवल राजनीति? देश की सब्जी मंडियों में बहुत से विक्रेता और सब्जी ठेकेदार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनकी दुकान के बाहर बोर्ड भी लगाते हैं, वहां किसी को कोई समस्या नहीं है। ऐसे में वो लोग जो कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाने से उनकी बिक्री पर असर होगा, लोग दुकान का नाम देखकर राहें जुदा कर लेंगे, यानी नाम बदलकर धंधा करना, कारोबार करना, क्या ये धोखा नहीं है? क्या पहचान छिपाकर कारोबार करना गलत नहीं है? लेकिन जैसे ही योगी सरकार आदेश जारी करती है सभी परेशान हो जाते हैं, जबकि आदेश सभी के लिए है। यानी कि समाज को बांटने का जो आरोप लग रहा है उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां पकाई जा रही हैं। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को आदेश को लेकर जारी किया, उसको लेकर कपिल सिब्बल का भी बयान आया। हालांकि सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने और कह रहे हैं कि इस आदेश के बाद सामाजिक ताना बाना खतरे में आ जाएगा, और इस पर पलटवार किया गिरिराज सिंह ने। तो मैं चाहूंगा कि खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं। तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए, और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है। मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके
आदेश क्या था मैं संतोष जी से कहूँगा, एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख लें ऑर्डर, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये देखिए, जिसमें स्पष्ट है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी जरा मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए, डेट भी बता दूंगा, अगर आपको डेट भुला गए हैं तो डेट भी बता दूंगा। यहाँ तो लोग दस्तावेजों में नाम बताएंगे, राशन दुकान में नाम बताएंगे, लेकिन दुकान पर नाम नहीं लगाएंगे। राशन कार्ड के लिए नाम बताएंगे, दुकान पर नहीं बताएंगे। वोटर आईडी में नाम बताएंगे, दुकान पर नहीं बताएंगे। स्कूल कॉलेज में फॉर्म में नाम बताएंगे, दुकान में नहीं बताएंगे। अस्पताल में नाम बताएंगे, दुकान में नहीं बताएंगे। इंश्योरेंस फॉर्म में नाम बताएंगे, दुकान पर नहीं बताएंगे। स्कॉलरशिप के लिए, नौकरी के लिए नाम बताएंगे, आरक्षण के लिए नाम बताएंगे, दुकान पर नहीं बताएंगे। सरकार के जो लाभार्थी हैं उसमें नाम बताएंगे, लेकिन दुकान पर नहीं बताएंगे। अब इस विवाद का एक और पहलू मैं आपको बताता हूं, जिसकी जड़ में है हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल सर्टिफिकेशन लगभग हर चीजों पर अब किया जाने लगा है। हलाल का संबंध इस्लामिक दुनिया से है, जिसका मतलब है वैधता। 1974 में मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का चलन शुरू हुआ। मुस्लिम वर्ल्ड ने 1993 में हलाल सर्टिफिकेट के दायरे का विस्तार किया और इसमें दूसरी चीजों को भी शामिल किया। आज हलाल सिर्फ मांस तक सीमित नहीं है। शाकाहारी उत्पाद जैसे कॉफी, पनीर, सोया, चाय, नमकीन और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ ही बाजार में बिक रहे हैं। अब हलाल सर्टिफिकेट क्या है? क्या यह धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका मकसद ग्राहकों को यह बताना है कि इन उत्पादों में शराब, सुअर और मांस जैसी हराम चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी इनको बनाने में, इनको तैयार करने में। और ये मुसलमानों के लिए सेफ है, वो खा सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में हलाल अर्थव्यवस्था का लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है और ये हर दिन तेजी से बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि यह हलाल अर्थव्यवस्था बड़ी चीज है। शरिया अनुपालक कंपनियां और हलाल फूड इंडेक्स की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इससे हलाल इंडस्ट्री में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। हलाल से मिलने वाला पैसा वापस सिस्टम में डालकर और उत्पाद लाए जाते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल इस्लामिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में हो रहा है। यह निश्चित तौर पर विश्व को, इस्लाम को और ज्यादा पावरफुल कर रहा है। लेकिन जब इस्लाम में कुछ खाने की बात आती है तो वहां पर हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में सिर्फ 1 महीने के लिए कांवड़ वाली रूट पर यात्रा के लिए अगर कोई ये कह दे कि सिर्फ आप अपना वास्तविक नाम बता दीजिए जिसे सामने वाले का धर्म भ्रष्ट ना हो, तो वहां सेक्युलरिज्म खतरे में आता है, संविधान, लोकतंत्र खतरे में आता है, पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाता है। अब मैं आपको इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं, सुनिएगा जरूर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इस आदेश पर बवाल हो ही रहा था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का यह वही सर्कुलर है जो आप देख रहे हैं। इसके जारी होने के बाद विवाद हुआ है। सर्कुलर कन्नड़ में है। इसमें क्या कहा गया है यह हम आपको हिंदी में बता देते हैं। सर्कुलर में कहा गया है, स्कूल के मैदान और इमारतों का इस्तेमाल गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव शिक्षा विभाग की मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव भी, किसी तरह का प्रस्ताव ना भेजा जाए। स्कूल परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन बोर्ड ने गणेश उत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस सर्कुलर को 16 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिला स्कूल के शिक्षा निदेशक ने जारी किया। इसे सार्वजनिक तौर पर आयोजित होने वाले गणेश उत्सव समारोह कार्यक्रम को एक तरह से रोकने की कोशिश माना जा रहा है। गणेश उत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले कर्नाटक सरकार ने इस तरह के सर्कुलर निकाले जाने के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष है। बीजेपी और हिंदू संगठनों का कहना है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में कई सरकारी स्कूलों के मैदान में कई वर्षों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने एक नए आदेश को जारी करके गणेश उत्सव समारोह को रोकने की कोशिश की है। तो क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन क्यों नहीं आता है? क्या ये गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश नहीं है? खैर, इस सवाल को मैं आप पर छोड़ता हूं और जवाब भी मैं आपको छोड़ता हूं। आपको लिए चलते हैं फिलहाल अयोध्या
और अयोध्या की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अयोध्या में एनएसजी की टीम ने मॉक ड्रिल किया, उसकी बहुत शानदार तस्वीर सामने आई है। रामलला की सुरक्षा को लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनएसजी की टीम ने मॉक ड्रिल किया था और एनएसजी की टीम रामलला मंदिर पहुंची, वहां पर एक मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। अगर टेरर अटैक होता है तो उस सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को संभालना है, पूरी मॉक ड्रिल की गई। आपातकाल में आतंकियों से कैसे निपटना है, इसकी मॉक ड्रिल भी हुई। इसके बाद देर रात एक बार फिर से एनएसजी कमांडो जब अयोध्या की सड़कों पर उतरे तो अयोध्या वासी भी आश्चर्यचकित रह गए। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब से हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और इस बीच एनएसजी का यह मॉक ड्रिल चर्चा का विषय अयोध्या ही नहीं यूपी में भी बना रहा और एनएसजी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी वहां पर देखी गई। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आज की एक और बड़ी खबर की। बात एक ऐसी खबर की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या गोंडा जैसे रेल हादसे रोके जा सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली, आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। इसलिए मैं आपको बड़ी खबर सबसे पहले बताता हूं आखिरकार क्या ब्रेकिंग न्यूज है इस मामले में जुड़ी हुई। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। पहली बड़ी खबर यह है कि इस मामले में यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। यूपी के अमरोहा से खबर आ रही है। दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई है। अमरोहा रेलवे स्टेशन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मालगाड़ी पटरी से उतरी है। अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास यह घटना हुई है। दिल्ली और लखनऊ के बीच रूट बाधित हुई है और कई ट्रेनों के रूट बदले गए। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली लखनऊ के बीच अमरोहा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी हुई है और मालगाड़ी के बेपटरी होने की वजह से दिल्ली लखनऊ रूट प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर शाम यह घटना सामने आई है जब मालगाड़ी पटरी से उतर गई और फिलहाल दिल्ली और लखनऊ के बीच ट्रेन का संचालन इस वक्त रुका हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कई ट्रेनों को रूट बदलकर इस रूट पर सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन अमरोहा के पास ट्रेन डिरेल होने से बड़ी दिक्कत आ गई है। और अब आपको गोंडा रेल हादसे की तस्वीर दिखाते हैं और ये सवाल पूछना चाहते हैं क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। तस्वीर लेकर आइए, दिखाइए दर्शकों को गोंडा रेल हादसे की तस्वीर। सवाल आज ये कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, क्या 4 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कौन लोग जिम्मेदार हैं इस रेल हादसे की, आज इसका खुलासा करेंगे। गोंडा रेल हादसे को लेकर बड़ी खबर यह आई, रेल हादसे को लेकर कि ऑडियो एक सामने आया है। रेलवे के की मैन ने एक दिन पहले ही अलर्ट दे दिया था। ऑडियो में हादसे से पहले पटरी खराब होने की बात की मैन और जूनियर इंजीनियर रंजन के बीच हुई थी, यानी कि जेई के बीच हुई थी। यूपी के गोंडा में 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। जिस ट्रैक पर हादसा हुआ वो डेंजर जोन में था। रेलवे के की मैन ने एक दिन पहले अफसरों को अलर्ट जारी किया था। फिर हादसे से आधे घंटे पहले भी वो चिल्लाता रहा ट्रैक खराब है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नतीजा चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हो गई, 4 लोगों की जान चली गई। यकीन ना हो तो वो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए। कह रहे कि मिलानवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तो हैं यार इंचार्ज को। हाँ, बताए तो हैं इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। बहुत गड़बड़ लगती है लाइन। कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बाहर, बिल्डिंग से लेके पछू तरफ है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई लिया। अच्छा, आगे का फिटिंग वुटिंग देख लो, सब सही है ना? हाँ, सब ठोक के आए हैं। बढ़िया से उसको जो है ना तार उड़ लगा करके उधर फिटिंग बाहर उहर का पूरा एकदम चकाचक कर। हाँ, तो सब टाइट करके आए हैं। भले इधर मेहनत का इधर ना करो, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे लग रहा है, हाँ, उस एरिया में थोड़ा सा जा करके ना बढ़िया से एकदम पंडाल उंडाल बढ़िया से ठोक ठाक देना। हाँ, तो गिरा ना रहे। लाइनर उनर के साथ लाइनर भी ना, मतलब लाइनर भी लगा रहे। ठीक है, लाइनर तो लगवाए थे, फिर देख लो, चेक कर लो, कहीं गिर उड़ गया होगा तो सारा थोड़ा सा लगा दी। ठीक ठीक। अरे वो प्रकाशन लगल बनाई 38-5 में। कासन नहीं लगा है?
पूछा था आपसे कासन लगल बा कि नहीं? कासन लगने वाला है, का बहुत डेंजर इस समय हो गई बा। कासन लगने वाला है। हाँ IMR। हाँ तो IMR है, बहुत डेंजर बगली में भइले संभावना बा, बहुत डेंजर भइले के को दिन सुबह आप देखल गए इसमें बहुत डेंजर भइली है, कहीं पहिया उतरने की संभावना न हो जाए, कोई ठिकाना नहीं बा। अभी इंचार्ज फुट प्लेट करके आए हैं उसी से। हाँ तो कासन लग रहा है। हाँ कासन लगवा दिया जाए, कोई बात हो जाए तो। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कीमैन के इस वार्निंग के बाद भी क्यों इस रूट पर जो जरूरी काम होने थे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? हादसे के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। अब तक के खुलासे की माने तो मामला यात्रियों की सुरक्षा से खेलने का बनता दिख रहा है, इसलिए इंडिया डेली रेल की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ सवाल उठाना चाहता है, पूछना चाहता है। पहला सवाल, मामले की जानकारी होते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, सेक्शन इंजीनियर ने निरीक्षण किया फिर भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? तीसरा सवाल, क्या सैकड़ों लोगों की जान को जानबूझकर खतरे में डाला गया? 4 लोगों की मौत हुई, 400 भी हो सकता था। चौथा सवाल, पहले भी मिली थी मनकापुर से शिकायत, फिर भी लापरवाही क्यों बरती गई? पांचवा सवाल, हादसे के बाद जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की गई? यूपी के गोंडा में जो हादसा हुआ उसमें चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 31 लोगों के घायल होने की खबर आई। देश में एक साल में 3 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, हम क्या सबक ले रहे हैं? और इनमें 300 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई है। 17 जून 2024 सियालदा अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 29 अक्टूबर 2023 आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पालसा और विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन आमने सामने से टकरा गई। कारण सिग्नल का फेल होना, मानवीय भूल को बताया गया। हादसे में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें आपस में टकराई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने खड़ी मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। हादसे में 300 लोगों की मौत हो गई। क्या हुआ? कोई सबक नहीं लिया हमने। और फिर उसके बाद गोंडा में रेल हादसा, जबकि वार्निंग दी गई थी, जैसा कि ऑडियो क्लिप वायरल है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। पूजा खेडकर और विवाद बहुत भयंकर। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर और उनके परिवार पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक तरफ पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज हो गई है, जिसमें यूपीएससी ने पूजा के ऊपर ज्यादा अटेम्प्ट के लिए नाम बदलने से लेकर यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए कई तरह की गड़बड़ी के आरोप लगा दिए हैं, जिससे पूजा की नौकरी पर खतरा है। दूसरी ओर पूजा खेडकर की मां को आज पिस्टल लहराकर किसानों को धमकाने के मामले में कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने मनोरमा खेडकर की न्यायिक हिरासत 2 दिनों के लिए और बढ़ा दी। वहीं पूजा के पिता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, लेकिन पिता को फिलहाल अग्रिम जमानत मिल गई। पूजा खेडकर विवाद के बीच यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी के इस्तीफे की आज खबर सामने आई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं मनोज सोनी की, ये देखिए। मिल रही जानकारी के मुताबिक मनोज सोनी ने 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी समेत 5 लोगों ने पूजा खेडकर का इंटरव्यू किया था, जिसमें पूजा को 275 में से 184 अंक मिले थे और इसकी जानकारी खुद पूजा खेडकर ने 29 अप्रैल 2024 को दी थी। ऐसे में पूजा खेडकर विवाद के बीच मनोज सोनी के इस्तीफे की चर्चा हर ओर हो रही है। ये मामला हर किसी को हैरान कर रहा है। हालांकि मनोज सोनी ने कहा है कि उनके इस्तीफे का पूजा खेडकर के विवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सच है कि उन्हें पूजा खेडकर के फर्जी चयन मामले के सामने आने के बाद पद छोड़ने को कहा गया है। यह बेहद परेशान करने वाली बात है कि यूपीएससी अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया है। इस पर 1 महीने तक इसे गुप्त क्यों रखा गया है, सवालों के घेरे में। ट्रेनी आईएएस पूजा पर कसता रहा शिकंजा, पूजा की नौकरी पर भी मंडरा रहा खतरा। पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज, पूजा की मां को भी नहीं मिली कोर्ट से राहत। महाराष्ट्र कैडर की विवादित ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पूजा खेडकर पिछले कुछ समय से गलत तरीके से यूपीएससी की परीक्षा देने को लेकर चर्चाओं में है और केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भी अब पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपीएससी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें पता चला है कि पूजा खेडकर ने फर्जी पहचान बताकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा दी। उसने धोखाधड़ी से
परीक्षा नियमों के तहत दी गई लिमिट से अधिक अटेम्प्ट का लाभ उठाया। यूपीएससी रिजल्ट में कम रैंक होने के बाद भी दस्तावेज में हेराफेर करके आईएएस में जगह बनाने में सफल हो गई और इसके लिए पूजा खेडकर को यूपीएससी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और विकलांगता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यूपीएससी के नोटिस में पूजा खेडकर पर पहचान बदलकर तय संख्या से ज्यादा बार परीक्षा देने का आरोप है। ज्यादा बार परीक्षा देने के लिए अपना नाम बदलने का आरोप है। पूजा पर माँ बाप का नाम बदलने का भी आरोप है। अपनी तस्वीर और ईमेल आईडी बदलने का भी पूजा पर आरोप है। यूपीएससी के नोटिस में पूजा पर फोन नंबर और पता बदलने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत में जवाब में पूजा खेडकर ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलेगी और वो अदालत में इन आरोपों का जवाब देंगी। लेकिन जिस तरह से पूजा खेडकर के राज बाहर आने के बाद उनके खिलाफ पुणे से लेकर दिल्ली तक कार्रवाई शुरू हो गई है, उससे पूजा की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। कुछ दिनों पहले तक जो पूजा अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसी पूजा खेडकर के ऊपर लगे आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि उनका इस चक्रव्यूह से बच निकलना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूजा के यूपीएससी एग्जाम में की गई गड़बड़ी के साथ ही इस बात की जांच करेगी कि खेडकर ने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में नोमैडिक ट्राइब्स 3 कैटेगरी में आरक्षण का लाभ उठाकर एमबीबीएस सीट कैसे हासिल की। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर पहले वीआईपी सुविधाओं की डिमांड को लेकर चर्चा में रही। इसके बाद पूजा के डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल उठने लगे। आरोप ये भी लगा कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे का बताकर इसका लाभ उठाया और कम रैंकिंग होने के बाद भी आईएएस पद पा गई। इतना ही नहीं, पूजा खेडकर पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाने के भी आरोप हैं। उन्होंने विकलांग कोटे का भी लाभ उठाया और यूपीएससी मेरिट लिस्ट में जगह बना ली। और इन सारे आरोपों के बाद यूपीएससी ने अब पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए जो नोटिस जारी किया है, इसके बाद पूजा खेडकर का बचना मुश्किल लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर की, और ये खबर आज के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। बाढ़ बारिश के विनाश लीला से आधा हिंदुस्तान हिला हुआ है। मानसूनी बारिश से देश के ज्यादातर राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, बिहार तक सैलाब का सितम देख लीजिए आप। नदियों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। आसमानी आफत से शहर शहर त्राहिमाम कर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बस पानी के बीच में गुजरात में चल रही है और ये सड़क पर चल रही है, किसी नहर के किसी तालाब के बीच में नहीं चल रही है। पोरबंदर की तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है। शहर से लेकर गांव तक सैलाब काल देखा जा सकता है। गांव के लोग घरों के अंदर फंस गए। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जगह जगह लोग फंसे हुए हैं जहां पर उन्हें रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। आसमान से बरस रही आफत ने जमीन पर इस कदर कोहराम मचाया हुआ है, जहां देखो, जितनी दूर देखो उतनी दूर तक पानी ही पानी दिखता है। हर तरफ सैलाब का कब्जा है। बोरीवली की तस्वीर महाराष्ट्र से देख लीजिए आप, मुंबई से, किस तरह से लोग एक कतार बनाकर पार करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, खुद को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ को लेकर बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के 40 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई है, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 40 जिले बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित है। योगी सरकार ने 120 करोड़ की सहायता राशि जारी कर दी है। मिशन मोड में योगी आदित्यनाथ 120 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी कर चुके हैं। वाराणसी के घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यूपी, महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैसे तो देश के कई राज्यों में सैलाब सितम ढा रहा है, लेकिन इस वक्त हालत गुजरात में भी बहुत खराब है। सौराष्ट्र के कई हिस्से में बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक पानी का पहरा है और लोग कुदरत के इस मार से, इस कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। कुदरत के कहर से कांप रहा था हिंदुस्तान। यूपी से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र से सामने आ रही जल तांडव की रूह कपा देने वाली तस्वीर। जुलाई के महीने में कहीं बारिश का तांडव है तो कहीं नदियों का रौद्र रूप विकराल है। सैलाब हर तरफ से थम ढा रहा है।
और इस वक्त हालत खराब सबसे ज्यादा गुजरात की है। सैलाब ने गुजरात के कई गांवों को बंधक बना लिया है। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक बाढ़ बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। गुजरात के पोरबंदर में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पोरबंदर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। घर से लेकर दुकान तक हर जगह पानी ने कब्जा कर लिया है। घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से घरों के बाहर खड़ी कारें करीब आधी पानी में डूबी हुई हैं और लोगों को रोजमर्रा के काम को निपटाने के लिए गंदे पानी में बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं जिन लोगों के घर में ज्यादा पानी भर गया है और जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, उन्हें फायर ब्रिगेड की टीमें घर से रेस्क्यू कर रही हैं। साल 2023 में मानसूनी बारिश ने गुजरात के जूनागढ़ में प्रलय मचा दिया था। पूरा शहर समंदर बन गया था और इस बार भी गुजरात के जूनागढ़ में सैलाब ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन में जूनागढ़ में 14 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे यहां बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से जूनागढ़ में जगह जगह पानी भर गया है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के जोशीपुरा अंडरब्रिज को बंद करना पड़ा है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश से जूनागढ़ के 65 गांवों का संपर्क कटा हुआ है। गुजरात के देवभूमि द्वारका में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। द्वारका में पिछले 24 घंटे में 18 इंच से ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और द्वारका के निचले इलाकों में घरों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। यहाँ के अधिकांश जगहों पर अभी तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा होने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और हालात के मद्देनजर एनडीआरएफ की तैनाती द्वारका में की गई है। गुजरात में बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से सीजन में अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक 10 इंच या उससे ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। वहीं राज्य सरकार ने 10 एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया है। लगातार हो रही बारिश से गुजरात से बहने वाली गोदावरी समेत ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। लेकिन टेंशन की बात यह है कि गुजरात के लोगों को बाढ़ बारिश से अभी तक राहत नहीं मिली और ऐसा लगता नहीं है कि आगे भी मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों में दहशत का आलम है। पोरबंदर में बाढ़ बारिश से हालात बहुत खराब है। तस्वीरें अभी आपने देखी। मौसम विभाग ने अलर्ट भी दिया है कि आगे भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज पोरबंदर में बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा किया। भारी बारिश की वजह से कई लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता थी। ऐसे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। आज तक 44 लोगों को रेस्क्यू करके सलामत स्थल पर रखा गया है। वैसे ही जो असरग्रस्त लोग हैं और उसके घर में पानी घुस आया हो या तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को वहां से अपने घर से शेल्टर होम में रखा गया है। 600 से अधिक लोगों को शेल्टर होम में रख के वहां उसको सारी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन सिर्फ गुजरात ही नहीं, हिंदुस्तान के आधे राज्यों की कहानी कमोबेश ऐसी ही है। महाराष्ट्र में भी मानसून के सीजन में पानी पानी ही दिख रहा है। महानगरी मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश आफत का सबब बन चुकी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। और मुश्किल यह है कि मौसम विभाग ने आगे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून का रौद्र रूप शहर शहर तांडव मचा रहा है। सड़कों पर लहरों का विध्वंस है। मायानगरी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैलाबी आफत की तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर की है, जहां भारी बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी है और इसमें छोटी गाड़ी लेकर जाना खुद को संकट में डालने जैसा है। वीडियो में देख सकते हैं कैसे स्कूटी सवार गाड़ी बंद होने की वजह से बीच पानी में फंस गया और लोग स्कूटी समेत उसे खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। वहीं इस रास्ते से जाने वाले बाकी लोगों को भी सैलाबी खतरों से सावधान किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर से आई दूसरी तस्वीर भी देखिए, कैसे लोगों के घरों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ की सड़कें दरिया बन चुकी हैं और घर के अंदर काफी पानी भर गया है।
वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से घर में पानी भरा हुआ है और घर के लोग अपने सामान को ऊंचाई पर रखकर सैलाब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर के निचले इलाके में बाढ़ बारिश से कुछ ऐसे ही हालात बन गए हैं। आसमानी आफत की तस्वीर नवी मुंबई की है, जहां भारी बारिश से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। नवी मुंबई के सब्जी मंडी में भी पानी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और लोग सिर पर सामान रखकर दरिया बन चुके सड़क को पार करने को मजबूर हैं। सैलाबी आफत की तस्वीर मुंबई के अंधेरी सबवे की है, जहां मूसलाधार बारिश से 4 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद सबवे को बंद करना पड़ा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से सबवे का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, बाकी हर तरफ पानी का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई के ठाणे में भी हालात खराब हैं। भारी बारिश से ठाणे के कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी आफत की बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। भिवंडी के 3 बत्ती इलाके में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया और सड़क के किनारे के ज्यादातर दुकानों पर पानी ने कब्जा कर लिया। कुदरत के कहर की यह तस्वीर मुंबई के बोरीवली से सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद नाले में उफान आ गया और इसमें 20 लोग फंस गए। ये सभी लोग नेशनल पार्क घूमने गए थे और इनके सैलाब में फंसने की खबर आने पर वन विभाग की टीम ने इनका रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाला तुलसी लेक उफान मारने लगा है। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पड़ने वाला तुलसी लेक का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकलने लगा है। इससे पहले मुंबई की पवई झील भर गई थी, जो मुंबई करों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन फिलहाल मुंबई और उसके आसपास के लोग आसमान से हो रही लगातार बारिश से परेशान हैं। जुलाई की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में भी मानसूनी बारिश की चपेट में है। मानसूनी बारिश ने यूपी में खूब कहर ढाया। 40 जिले प्रभावित हुए हैं, चाहे लखीमपुर खीरी हो, पीलीभीत हो, बहराइच हो। यूपी के ज्यादातर जिलों का यही हाल है। बाढ़ बारिश से जिंदगी पर संकट बनाया है। यूपी के किन किन जगहों से आज सैलाब की हाहाकारी तस्वीर और खबरें सामने आई हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। कुदरत की मार, हर तरफ सैलाब काल। आसमान से हो रही आफत की बारिश से यूपी के कई जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते नेपाल की नदियां उफान पर है, जिसने यूपी के लखीमपुर खीरी में कहर बरपा रखा है। हालात ये हैं कि बाढ़ का पानी हाईवे तक पहुंच गया है और लखीमपुर पीलीभीत हाईवे पर नदी की तरफ बहाव को देखते हुए प्रशासन ने इसे अगले आदेश तक बंद कर दिया है। लखीमपुर खीरी के भीरा मार्ग की इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये गाड़ी सैलाब में फंस गई है और इसे निकालने के लिए लोगों की मदद मांगी जा रही है। प्रशासन ने सैलाब के बीच लोगों को जाने से मना कर रखा है। उसके बाद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज धारा के बीच सड़क पार कर रहे हैं। इससे हादसे का खतरा बन रहा है। नेपाल की शारदा, सुहेली और मोहाना नदियों के उफान मारने से लखीमपुर खीरी के दुधवा के ज्यादातर हिस्सों में जलभराव हो गया है। पानी इतना ज्यादा है कि जंगली जानवरों को जान बचाने के लिए जंगल छोड़ना पड़ रहा है। जंगली इलाके में नाव के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है, तो लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में हाथी के जरिए भी पेट्रोलिंग हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह 1-2 नहीं बल्कि 8-8 हाथी पर सवार होकर प्रशासन के लोग सैलाब वाले इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में भी बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं और जगह जगह लोग सैलाब में फंसे हुए हैं और ऐसे ही 115 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल आसमान से बरस रही आफत से बहराइच के कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और यहाँ के मोतीपुर के धर्मापुर के रहने वाले 115 लोग जब घाघरा नदी को पार करने खेती करने गए थे, उसी दौरान अचानक पानी बढ़ने से वो सभी सैलाब में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन को इसकी खबर दी गई। फिर एसएसबी और एनडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे इन सभी लोगों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर डीएम, एसपी और एसडीएम भी मौजूद रहे। जल प्रलय की ये तस्वीर यूपी के हमीरपुर से सामने आई, जहां निचले इलाके की सड़कें दरिया बन चुकी हैं और आसमान से आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हमीरपुर के ज्यादातर इलाके इसी तरह बाढ़ बारिश के पानी में जलमग्न हो गए।
सैकड़ों घर पानी में डूब गए। यहाँ की पुलिस लाइन, नगर पालिका परिसर, डाकघर, सब पर पानी का कब्जा है और लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। राजस्थान के कई जिलों में भी बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और सैलाबी आफत की तस्वीर राजस्थान के बालोतरा से सामने आई है, जहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी है। चाहे सड़क हो, घर हो या फिर दुकान, हर तरफ पानी का कब्जा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई। राजस्थान के बालोतरा की इस तस्वीर को देखिए, कैसे सड़क पर भरी पानी के बीच लोग अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल को बड़ी मुश्किल से खींच कर ले जा रहे हैं और कई लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। बाढ़ बारिश ने सिर्फ हिंदुस्तान को ही परेशान नहीं किया है, पड़ोसी मुल्क चीन भी घुटने पर आया हुआ है। मानसून के सीजन में चीन भी बाढ़ बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। चीन के उत्तरी पश्चिमी इलाके में सैलाब किस कदर कहर ढा रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सैलाब का ये सिलसिला चीन में दिख रहा है। सड़क पर पानी की धारा इतनी तेज है, ये सब कुछ बहा ले जाने को अपने साथ आमादा है। ये तस्वीर उत्तर पश्चिम चीन के शांसी प्रांत की है, जहां पिछले 2 दिनों से सैलाब कहर ढा रहा है। पानी की इस तेज धारा में हाईवे पर बन रहा एक पुल भी बह गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ी इस सैलाब में बह गई। जो अभी तक मिल नहीं पाई है, वो गाड़ियां भी लापता हो गई।